हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब तक जितनी जीओसी पढ़ाई है मैं सब की नीट जे में जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनका पीडीएफ डालूंगी और आप सबने डाउनलोड भी किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं वो मैंने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप फटाफट से डाउनलोड कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, और अब टाइम आ गया है जिन्होंने सॉल्व किया है उनका स्कोर जानने का और जो डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर करने का। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एक साइड में आपको कंपाउंड दिए हुए हैं और दूसरे साइड में आपको Ka की वैल्यू दी है, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हमें इनको मैच करना है। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा, तो मैं ये कह दूं कि हम एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लें तो हम इनको मैच कर लेंगे। तो चलो देखना जरा, ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, ऐसे वाला है क्या? यही है सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका माइनस R इफेक्ट, इसका माइनस I इफेक्ट, इसका प्लस R इफेक्ट, और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो कोई भी इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो अब हमने एसिडिटी के लिए क्या बोला था कि हम इस H प्लस को क्या करेंगे? निकाल देंगे। एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस निकालने की। तो ये H प्लस अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और उसको स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो पहले से रिच है बहुत ज्यादा, अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसिडिटी शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करें देखना जरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग यहाँ पे है क्या? NO2 में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? B। उसके बाद देखो C हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिलीजिंग है, ये तो और भी बेकार है, तो C। उसके बाद ये सिंपल वाला A और फिर लास्ट D। ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। अब देखो जरा यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच करना है। तो देखो सबसे ज्यादा Ka306 B का है, तो B से मैच कर दिया। फिर देखो C सेकेंड नंबर पे, ये हो गया, C से मैच कर दिया। फिर देखो A का है, तो ये 6.4 इससे ज्यादा है, ये मैच कर दिया, और इसको इससे मैच कर दिया। तो एग्जामिनर ने सिर्फ आपका पेशेंस चेक किया है कि आपको एसिडिटी का ऑर्डर निकालना आता है या नहीं आता। ठीक है, बाकी आंसर तो उसने लिख के ही दिए थे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सेम क्वेश्चन है, तो वही हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की पावर देख लें। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो चलो सेम यहाँ पे है। यहाँ पे देखो इसका माइनस R इफेक्ट, इसका माइनस I इफेक्ट, इसका प्लस R इफेक्ट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैम यहाँ पे भी NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे भी NO2 लगा है, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ पे माइनस R कर दिया और यहाँ पे माइनस I कर दिया। ऐसे कैसे? तो भाई यहाँ पे ना आप कीवर्ड्स लिख लो, की पॉइंट्स या टिप डाल के कुछ भी एक साइड में लिख लो कि रेजोनेंस वर्क्स only at ortho and para position with equal intensity। पहले लिख लो फिर समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स एट ऑर्थो मेटा पैरा विद डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलो देखो कैसे रेजोनेंस, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
बनाते हैं तो देखना यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब मैं इसको वापस रोटेट कराऊंगी, ध्यान से देखना, वापस जब इसको रोटेट कराऊंगी तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, यानी कि पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए थे, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए थे, पैरा पोजीशन पे। यानी कि हमेशा रेजोनेंस कहाँ पे हो जाता है, वर्क करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और रेजोनेंस की इंटेंसिटी दोनों पोजीशंस पे क्या रहती है, इक्वल। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बना के देखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत आसानी से सिखाया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आई। उसके बाद बात है इंडक्टिव इफेक्ट, तो सभी पोजीशंस पे वर्क करता है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन विद डिफरेंट इंटेंसिटी, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी क्या हो गया, डिफरेंट इंटेंसिटी। समझ में आया? तो चलो, अब यहाँ पे देखो -R, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी, B की, फिर किसकी हो जाएगी, C की, उसके बाद में A की और फिर D की, क्योंकि A पे कोई भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि मैम ये तो है ना दोनों ही सेम है, इन दोनों में से किसको बड़ा और छोटा करें, समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो अब समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन देखो, among the following which are having longest carbon chain। ठीक है, तो देखो इसमें जो ऑप्शंस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब स्टूडेंट के इतना सिंपल क्वेश्चन है, वो भी नीट के एग्जाम में, ऐसा तो होएगा ही नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, सारे तो सिंपल सिंपल ऑप्शन है, और ये देखो 2,2 डाई मिथाइल, इसी में बहुत सारी है ना चेन वेन लगी हुई है, तो ये लॉन्गेस्ट होगी, और आंसर टिक, जबकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना, नियोपेंटेन, देखो जरा ये है क्या इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन की वैलेंसी फुल करना आता है आपको, है ना, वो हाइड्रोजन लगा के कर लेना। ठीक है, ये नियोपेंटेन हो गया। ये आइसोपेंटेन है क्या, देखना ये आइसोपेंटेन है। ठीक है, देखो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ना इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। आइसो मीन्स क्या होता है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं आइसो। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये तो ना ब्यूटेन ही तो हुआ, नहीं, ये कॉमन नेम सिस्टम है, इसमें सभी कार्बन्स को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। ओके, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये क्या है, आयुपेक नेम है, तो 5 कार्बन के चेन बनाएंगे और 2 मिथाइल, यानी कि सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना भाई, इस पे तो लगा देती हूं मैं, बाकी लगा लेना आप। ठीक है, ये हो गया, और इसमें देखो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये है, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ पे बनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी। ओके, चलो फोर्थ देखो, विच वन एल्कीन शो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और मैंने क्या बताया था कि सब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। तो चलो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, उसके लिए क्या करें, क्या करो, सबको ऐसे बोल्ड कर लो। ठीक है, एल्कीन को बोल्ड कर लो। यही है, ये CH2 बोल्ड कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है,
कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। एल्कीन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन, जस्ट पड़ोसी कार्बन कौन सा था? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन कौन सी थी? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है और इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है? 3। तो क्या हो गया? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट एडजेसेंट एक कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है और इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है? 2। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये दोनों मिलके मैम ना 5 हो गई अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, 2 है। ठीक है, ये हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है एडजेसेंट वाला और इस कार्बन से ओनली एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ही ज्यादा क्या बनेंगी? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास कहाँ है? यहाँ थर्ड वाले पे। तो आंसर क्या हो गया? बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऑप्शंस में देखो हमको क्या पूछा है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है। ठीक है, कार्बोकेटाइन मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और उसको स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो चलो, अच्छा इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि मैम ना ये जो फास्फोरस लिखा है ना, बस इसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी समझ में नहीं आई, वैसे तो हम कर देते है ना। तो ये फास्फोरस नहीं है, जरा देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बेंजीन रिंग और इस पे यहाँ पे ये CH2+ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये CH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? पैरा पोजीशन है, ये फास्फोरस नहीं है। ठीक है, चलो ये मैंने A बनाया, ऐसे बना लो पहले आप, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, स्टेबिलिटी हम बहुत आराम से निकाल पाए। फिर ये हो गया CH2+, C ऑप्शन में क्या है? पैरा पोजीशन पे Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, लो हमने Cl जोड़ दिया और यहाँ D ऑप्शन में क्या है? OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये लो D ऑप्शन में OCH3 जोड़ दिया। ठीक है, ये CH2+। अब क्या करें? सबके इफेक्ट्स लिख ले, जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ये वाला उतना ही, वही कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो NO2- R इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्लोरीन का -I इफेक्ट। यहाँ पे देखो OCH3 ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, रिंग में डोमिनेट करेगा। ठीक है, यानी कि कौन सा इफेक्ट? +R इफेक्ट। ठीक है, यानी कि केवल एक ये ही है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये हो गया डी सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में देखो, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये हो गया बी। उसके बाद देखो, अब ये तो बहुत ही ज्यादा विथड्रॉ करेगा, है ना। एक तो किसी के पास में है नहीं कुछ, ऊपर एक तो ले ले थोड़ा सा उससे कुछ, और एक बहुत ज्यादा ले ले, तो बहुत ज्यादा लेने वाला बेकार है ना, थोड़ा वाला ठीक है, तो ये वाला सही रह जाएगा और फिर ए हो जाएगा। समझ आ गया? ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। जो आपके डिस्क्रिप्शन में PDF डाली थी उसमें ये नहीं लिखा था, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली बोल रहे थे मैम कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही तो बताइए। तो वो ये है C4H10O, से लिख लेना वहां पे। ठीक है, कैन शो, ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन कौन सी आइसोमेरिज्म में शो करेगा, हमें वो देखना है। तो फर्स्ट इसने ऑप्शन दिया है मेटामेरिज्म। अब देखें जरा ये करेगा क्या मेटामेरिज्म, तो उसके लिए पहले हमें पता हो कि वो होती क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। देखो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व कर लेना, और जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है, इन सब की वीडियोस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है, आप पहले वो देखना फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म के लिए क्या था? फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट।
तो देखो जरा ये ऐसे हो जाएगा क्या, एक तो हो गया ये और एक हो गया CH3 CH2 CH2OCH3। यहाँ देखो O ये है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। इसके देखो इस तरफ 3 कार्बन की चेन और इस तरफ 1 कार्बन की चेन, और इसमें यहाँ पे देखो 2 कार्बन की चेन और 2 कार्बन की चेन, ठीक है। अब मैम ये तो C4H10O था, आपने ना ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कैसे लिखा स्ट्रक्चर, तो भाई 1 2 3 4 कितने हैं, C4 है क्या, H10 3 2 5 2 7 और 3 10 H10 और एक ये ऑक्सीजन, सेम उधर भी है, काउंट कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखना ये ऐसे बनेगा क्या, ठीक है, और एक बन जाएगा देखो क्या है यहाँ पे अल्कोहल एंड ये ईथर, ठीक है, C4 है यहाँ पे भी C4H10O, यहाँ पे भी C4H10O, मींस ये मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। तो एग्जाम में सीधी बात है 2 ऑप्शन करेक्ट है और हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, तो हम इसको तो देखेंगे ही नहीं, हमें एक ही करेक्ट आंसर करना है, तो हम ऑल पे टिक कर देंगे। बट फिर भी यहाँ देख लो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो ऐसे बनेगा CH3 CH2 एक तो यही वाला आइसोमर बन जाएगा। मैं सेम इसको यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप लिखना लेकिन अपनी नोटबुक में, एक आइसोमर तो ये बन जाएगा पोजिशनल के लिए, और दूसरा देखो ये बनेगा क्या, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा देखो ये बनेगा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH सेकेंड नंबर पोजीशन पे है और यहाँ पे OH फर्स्ट नंबर पे पोजीशन पे है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H10O। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया सबको, चलो नेक्स्ट देखो, नोट कर लेना ये। चलो 7th क्वेश्चन देखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। बेसिसिटी के लिए हम क्या करें, लॉन पेयर अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी क्या होगी उतनी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ देखो सब पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे क्या है, लॉन पेयर। अब लॉन पेयर जितनी ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो अब लॉन पेयर आसानी से कब डोनेट कर पाएगा, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। भाई किसी के पास बहुत सारा पैसा होगा तभी तो वो डोनेट करेगा, बेचारे के पास 5-10 रुपए उसको खुद को अपने खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, वो किसी और को क्या डोनेट करेगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लॉन पेयर होंगे तभी ना ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं फैक्ट्स। यहाँ पे सिंपल NH2 है, चलो यहाँ पे -R, ये तो भैया उससे ना इलेक्ट्रॉन्स ले और रहा है ना। चलो इसको देखो, ये भी -I और -R मान लो, -R ही लिख लो। चलो ये देखो +I+H मान लो, ठीक है, +I मान लो, ओके। अब देखो +I इफेक्ट है, यानी कि इनमें से सभी में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन से वाली की हो जाएगी, 4th की। यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 एंड 4। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, 4th की, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास लॉन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आसानी से अपने लॉन पेयर्स को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4th। उसके बाद में देखो उसके बाद में सिंपली ये है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो हो गया 1st। अब ये तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है कंपैरेटिव टू साइनाइड, ठीक है। तो ये ज्यादा है तो बेसिसिटी को ज्यादा कम करेगा, ये इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, कम करेगा। तो ये हो जाएगा 3rd और ये हो जाएगा 2nd। समझ में आ गया सभी को,
चलो नेक्स्ट देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन एस्टर आपके IIT JEE के क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये सभी नीट JEE के ही क्वेश्चंस हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ध्यान से क्या लिखा है, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन एस्टर। तो देखो ये एस्टर ऐसे है क्या, ऐसे ही है, ठीक है। अब एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब कोई भी बेस उस पर अटैक कर रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH उस पे उतना ही जल्दी अटैक कर पाएगा। भाई ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और कार्बन पे जितना पॉजिटिव होगा ये उतना ही ज्यादा उस पे आसानी से अटैक कर पाएगा। या मैं ये कह दूं कि इजीली एस्टर का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। चलो तो अब हम ये चेक कर लें कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा से ज्यादा रह पाएगा। तो देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। अब वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और उस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा देती हूँ तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस और भी आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या देख लें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वहां पे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। चलो यहां देखो NO2 माइनस R इफेक्ट, ये देखो प्लस R दे रहा है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है -I और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है तो C क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्या है माइनस वाला, एक ये है और एक ये देखो -I, तो सेकंड का हो जाएगा, B लिख लो यहाँ पे। उसके बाद देखो ये तो प्लस R दे और रहे हैं उसे, अब जब दे रहा है उसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव कम हो जाएगा तो OH का अटैक भी कम हो जाएगा, है ना। तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा A, और लास्ट में सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को, चलो लिख लो। 9th क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपके 2013 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइसोब्यूटाइल मींस कॉमन नेम पूछा है। तो पहले तो ये देख लो कि 4 कार्बन किस में प्रेजेंट है और उसके सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से देख लो 1 2 3 4 सीधी चेन है, ठीक है, N ब्यूटाइल है। चलो 1 2 3 4, लेकिन सेकेंड नंबर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे एक वैलेंसी इसी कार्बन से फ्री है और हमें नहीं पता कि वो वैलेंसी किससे फुलफिल होगी। मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया तो फिर NEU बन जाएगा, तो कंफर्मली ये आइसो ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे देखो अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखती हूँ 1 2 3, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि कौन हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। चलो नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, द आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका हमें क्या लिखना है, आयुपेक नेम, और आपके नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने आयुपेक वाली को वीडियो अलग से बना के दी थी, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करें, नंबरिंग स्टार्ट कर दें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसे भी हम क्या करें, कार्बन चेन में ऐड कर लें।
चलो तो यहाँ पे देखना जरा, ये एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसे हम मिनिमम नंबर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन की चेन हो गई। चलो अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब एक या एक से ज्यादा यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है उसे हम मेन फंक्शनल ग्रुप और जो प्रायोरिटी में नीचे आता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और वो फंक्शनल ग्रुप आईयूपैक नाम लिखते टाइम साइड चेन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, तो चलो अब क्या करें, हमें फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखना है और यहाँ पे एक साइड चेन भी है। चलो तो अलग से नाम कर लें क्या? मैंने यही बोला था अलग से नाम करेंगे। तो 3 पे क्या है? कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हो गया 3 कीटो। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल। अब दोनों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख ले, तो एम पहले आएगा कि के पहले? के पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 कीटो। अब ऑप्शंस में देखना जरा, 3 कीटो कहाँ रहे? सी और डी में, तो ये और ये तो अपने आप ही कट गए। ठीक है, 3 कीटो, उसके बाद में 2 मिथाइल। देखो 1 और 2 पे मिथाइल है तो कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला 2 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, और उसके बाद में ये वाला डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इन। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 इनेल लाइन। ठीक है ना, ये आ जाएगा इन और ये एल, क्योंकि एल किसके लिए लिखेंगे? एल्डिहाइड के लिए। तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनेल। बात समझ में आ गई सभी को? सिंपल है, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंपाउंड विल इजीली प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ठीक है, यहाँ पे देखो सब एल्काइल हैलाइड बने हुए हैं, हैलाइड बना हुआ है। ठीक है, मतलब एरीन लगा हुआ है और उससे Br जुड़ा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, RX Br है, Br लिख लेना आप। ठीक है, जब AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, AgBr बाहर निकल जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। AgX प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और क्या होता है, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनता है, यही होता है। चलो तो अब हम क्या करें, इस कंपाउंड में अगर हम Br ये सब निकाल देते हैं तो यहाँ पे सब पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, AgBr प्रेसिपिटेट उतना ही ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये है कि विल इजीली प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट AgBr। तो हम ये देख लें कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, वो ही सबसे ज्यादा इजीली प्रेसिपिटेट देगा। चलो तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे इस वाले में देखना जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा है क्या? देखना बन रहा है क्या एरोमेटिक? देखो जरा, यहाँ पे देखो 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट ऑर्डर में है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 7 मेंबर्ड रिंग है, एरोमेटिक हो गया। चलो तो यानी कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया। बाकी देखो यहाँ पे ओनली हाइपोकॉन्जुगेशन लग रहा है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो फिर यही एक एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इजीली प्रेसिपिटेट कहाँ पे बनेगा? इस वाले में। क्या हो गया? डी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे भी देखो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, मैंने हाइपोकॉन्जुगेशन में पढ़ाया था कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें। चलो तो यहाँ पे देखो, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे CH3 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि ये CH3 ये CH3। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी नोटबुक में इस वाले लाइन वाले डायग्राम को आप सीधे CH3 CH2
CH2 इस वाली फॉर्म में लिख के देखो और फिर सॉल्व करना। अगर नहीं आए तो मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो 3 ये वाले, इसको ऑक्सीजन मत मान लेना मैम, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये CH3, ये CH3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये देखो कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में एक ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो जस्ट बगल में यानी कि 2 अल्फा कार्बन हो गए, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ी है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ये हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो जस्ट बगल में कौन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है, और इस वाले कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले लिख लो A, फिर B, फिर C और फिर D, सिंपल है। ऑर्डर भी लिख के दिया एग्जामिनर ने, देखो कितना अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, एरो पे एक कंपाउंड दे दिया और एरो पे लिखा है 2 मोल्स NaNH2, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो इस कंपाउंड से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। तो जो मोस्ट एसिडिक 2 मोल्स है तो 2 हाइड्रोजन निकालेगा, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी उसी हाइड्रोजन को निकालेगा। तो चलो यहाँ पे एक COH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब इन सब में तो सबसे ज्यादा हमें पता ही है कि एसिड नाम में ही एसिड है, बेचारी की एसिडिटी सबसे ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे इसको मान लो मैं नंबरिंग कर देती हूँ कि कौन सी हाइड्रोजन निकलेगी, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली हाइड्रोजन निकलेगी, सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो भाई फर्स्ट वाली तो निकलेगी ही निकलेगी। अब दूसरी कौन सी निकलेगी, बात है वो। तो यहाँ पे देखो फिनोलिक ग्रुप है, ये भी फिनोलिक ग्रुप है, और ये है टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन से ज्यादा फिनोलिक ग्रुप की एसिडिटी होती है। हमेशा फिनोलिक की एसिडिटी टर्मिनल एल्काइन से क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो अब हमें किसमें देखना है, या तो इसकी निकलेगी या फिर इस वाले की हाइड्रोजन निकलेगी। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले ग्रुप में ध्यान से देखो, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसको और भी ज्यादा क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। तो कौन सी हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये वाली। समझ में आ गया सभी को। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर वाले हाइड्रोजन निकल जाएंगे 2 मोल्स NaNH2, सबसे पहले यहाँ से और फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा। समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में सब में देखो, इसमें NO2, CnF और Cl यानी कि सबका माइनस इफेक्ट लग रहा है, सभी का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो हम ये देख लें कि किसका सबसे ज्यादा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, NO2 होता है, फिर किसका नंबर आता है, साइनाइड का, फिर फ्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर क्लोरीन, ठीक है। ऐसे ही आता है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया भाई, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ ऑर्डर पता है ना, बस वही है, उसी से आंसर निकल जाएगा, तो सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सेम है, एसिडिटी का ही है, तो हम क्या देख ले, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देख ले। चलो सबसे पहले फैक्ट लिख ले, ये हो गया -I, ये हो गया +I, ये हो गया -R और ये हो गया +R, यही है, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले क्या माइनस वालों को देख ले। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला, NO2 का। तो सबसे ज्यादा देखो NO2 की एसिडिटी, इस वाले ग्रुप की एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी,
तो सेकंड सबसे ज्यादा किसमें है, थर्ड, सॉरी 1 2 3, थर्ड सबसे ज्यादा है इसमें। तो वैसे तो देखो थर्ड सबसे ज्यादा का एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट हो ही गया। फिर भी एक बार देख लो, फर्स्ट वाले में माइनस आई लग रहा है तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसका प्लस आई है और इसका प्लस आर है, तो ये इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड और फिर फोर्थ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया। चलो अभी तक 15 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू था सभी सॉल्व हो गए हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपका 100% क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब तक आपने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं भी देखना चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितना ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो मुझे 9353093361 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।